हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पीटी 365 सीरीज़। तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट विद पॉलिटी, और इसके टोटल 12 लेक्चर्स आएंगे विद 30 मिनट्स ईच। तो फर्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो लेक्चर 1 का कंटेंट है, लेक्चर 1। तो इश्यूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पीडीएफ क्यों यूज़ नहीं की गई, बिकॉज अब जब पीडीएफ पढ़ते हैं तो वहाँ पे कॉलम्स में दिए गए, काफ़ी होच पोच हो जाता है। दैट्स वाई ये कोटेशन आप ध्यान रखेंगे, क्लैरिटी इज पावर। द मोर क्लियर यू आर अबाउट एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ यू वांट, द मोर योर ब्रेन नोज हाउ टू गेट देयर। और यही एक्चुअल रीज़न है। दैट्स वाई कि आपको जब वहाँ कॉलम्स में देखते हैं तो ज़्यादा जितनी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे लिखी होती है तो उतना ही आपका माइंड कम रिटेंशन कर पाता है। तो दैट्स वाई एक पूरा ही स्लाइड रूप में और एक अट्रैक्टिव रूप में आपको पूरा ही ये क्रिस्टल क्लियर विद ट्रिक्स एक्सप्लेन किया जाएगा। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट जो लेक्चर है। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे 6 आर्टिकल जो रिजर्वेशन से रिगार्डिंग है। फर्स्ट देखेंगे रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडी, देन देखेंगे रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उसके रिगार्डिंग जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होंगे। थर्ड है रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड फोर्थ इज रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो ये टोटल 6 आर्टिकल है। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट आर्टिकल कि रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडी। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है, बिकॉज रिसेंटली 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वो इनेक्ट कर दिया गया। तो ये बिल कौन सा था, 126। तो आप जानते हैं कि बिल है वो नंबर में ज़्यादा इसलिए है बिकॉज जो सभी बिल्स हैं वो एक्ट नहीं बनते। और जो आपको ये अमेंडमेंट दिएंगे तो इन्हें आपको याद करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको ट्रिक से कैसे याद करने हैं वो भी आपको डिस्कस कर लेंगे। 103rd अमेंडमेंट जिसने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। नेक्स्ट इज़ 102nd अमेंडमेंट जिसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। एंड नेक्स्ट इज़ 101 अमेंडमेंट जिसने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी को। और 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो रिगार्डिंग है एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव टेरिटरी विद बांग्लादेश। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप याद रखेंगे 3E, कि 3 को आप उल्टा कर दें तो दैट इज़ E। तो ये 3 से आपको याद रहेगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिगार्डिंग। आप 2 को याद रखेंगे 2B। तो 2 से B, तो आपको 2B जब आप बोलेंगे 3E 2B, तो आपको ये आइडिया रहेगा कि जो बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन थी। एंड जो आपने शाहरुख खान जी की मूवी देखी है दैट्स इज, उसमें एक उनका कैरेक्टर का नाम है दैट इज़ G1। तो जो जीएसटी है वो रिगार्डिंग है 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको ये याद रहेगा कि जो 3E 2B एंड G1, तो आपको इतना पता रहेगा कि जो 103 अमेंडमेंट है उसमें वो रिगार्डिंग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। और जो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो रिगार्डिंग है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के। एंड जो जीएसटी है उस वो इंक्लूड है 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 100 एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव, जो हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक आपको पूरा ही ये क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं कि मोर इन न्यूज़। तो ये न्यूज़ में क्या है कि जो एक्ट है उसमें 2 ऑब्जेक्टिव थे इसके, कि जो ये एक्ट है कि 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। तो फर्स्ट है किसने एक्सटेंड कर दिया जो रिजर्वेशन था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का लोकसभा में और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में। और जो एंग्लो इंडियंस को दिया जाता था रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन वो एक्सटेंड नहीं किया, नॉट एक्सटेंडिंग द प्रोविजन ऑफ नॉमिनेटिंग एंग्लो इंडियन टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव बॉडी। तो आप ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव करते हुए। तो ये बार बार कन्फ्यूज़ हो जाता है कि केवल लोकसभा में मना किया लेजिस्लेटिव बॉडी में नहीं किया, तो ऐसा नहीं है, दोनों में ही मना कर दिया। नेक्स्ट है कि जो एक्ट है हैज़ प्रोविज़न कि उसने अमेंड किया जो आर्टिकल 334 है, ये भी देखेंगे ये क्या था। और इसने एक्सटेंड किया रिजर्वेशन ओनली टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव बॉडी अगले 10 सालों के लिए, डेट इज़ कि 25 जनवरी 2030 तक के लिए इसने जो रिजर्वेशन है। अब ओनली वर्ड जो भी है बोल्ड है, इस पर फोकस करेंगे कीवर्ड्स पे। और जो 334 है ओरिजिनली प्रोवाइड करता था रिजर्वेशन सीट्स का और रिप्रेजेंटेशन का 10 सालों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, कि 1950 जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट होता है उसके 10 साल बाद 1960 तक चल रहा था। लेकिन ये कॉन्टीन्यूसली अमेंडमेंट के थ्रू इसको हर 10 साल बढ़ा दिया जाता है, 8 से 23rd 45th 62 79 9 एंड फिर 95th अमेंडमेंट से। और जो करंटली कुछ स्टेट असेंबलीज हैं लाइक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड एक्सेट्रा, वहाँ पे एक एंग्लो इंडियंस मेंबर का रिप्रेजेंटेशन हो रहा था। लेकिन इस अमेंडमेंट से 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से वो जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा था वो भी ख़त्म हो चुका है।
और कोई भी मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का वो नॉमिनेट नहीं किया गया एट प्रेजेंट जो करंट लोकसभा है हमारी, सिंस जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के परव्यू में आता है, जो हमने चैप्टर 10 पढ़ा लक्ष्मीकांत का, तो उसमें हमने जो आर्टिकल 368 के परव्यू में आता है और उसमें जो रेटिफिकेशन है हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर लगता है, तो उसमें टोटल हमने 8 मैटर्स पढ़े, तो उनमें से जो ये मैटर्स भी रिक्वायरमेंट है और इसमें जो स्टेट के अंदर सिंपल मेजोरिटी लगती है, और जो आर्टिकल 368 है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से रिगार्डिंग है कि वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका जो प्रोसीजर है वो मेंशन किया गया है। अब डिस्कस करते हैं कि जो टर्म आ रही है एंग्लो इंडियंस, तो ये है क्या और ये कहाँ डिफाइन की गई, तो ये डिफाइन की गई आर्टिकल 366 के क्लोज 2 में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये सिटीजन है हमारे इंडिया के, लेकिन जो इनके पूर्वज हैं वो यूरोपियन डिसेंडेंट है, तो यहाँ पे जो कीवर्ड लिखा हुआ यूरोपियन है, ना कि केवल ब्रिटिश का, यहाँ पर पूरे यूरोप की बात हो रही है, तो इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है रिगार्डिंग रिजर्वेशन फॉर सीट, तो आप इसमें कितने के आर्टिकल्स हैं आप ये देखिए। पहला आता है 330, फिर आता है 331, देन आएगा 332, फिर उसके बाद 333, तो 4 आर्टिकल आएंगे। और डिफरेंट आपने विजन या और भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मैगजीन है या द हिंदू में पढ़े होंगे, लेकिन कंटिन्यूसली आप इनको भूल जाते हैं, तो आप फाइनली याद कैसे रखेंगे इनको, तो आप एक चीज़ याद रखेंगे LPSG, तो और जी नीचे इनके 0, 1, 2 और 3 मार्क कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा LO, P1, S2 और G3। तो ये क्यों की जा रहा है, बिकॉज जो आर्टिकल 330 है वो क्या देता है कि वो रिजर्वेशन करता है फॉर द SC और STs के लिए इन लोकसभा, तो LO, तो आपको इतना याद रहेगा कि जो लोकसभा रिगार्डिंग है और LO के में O आ रहा है, तो आप इससे भी आपका माइंड इतना कैच कर लेता है कि आर्टिकल 330 रिगार्डिंग है कि लोकसभा में रिजर्वेशन देना है। अब नेक्स्ट आता है 331, तो P1 जो आपकी ट्रिक से आया हमारी, तो P1 क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। P इज़ फॉर प्रेसिडेंट, कि आपको जब पूरा ही कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपको पता रहेगा कि एक रिगार्डिंग था लोकसभा से, एक रिगार्डिंग था स्टेट असेंबली से, कुछ एक रिगार्डिंग था कि प्रेसिडेंट साहब ने नॉमिनेट करा था एंग्लो इंडियंस को, एक था कि गवर्नर है, लेकिन आप चारों को कन्फ्यूज़ रहेंगे कि किसने किया था, तो आप याद रखेंगे LPSG और नीचे लिख देंगे 0, 1, 2, 3, तो LO डेट इज़ लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है, P1 की प्रेसिडेंट साहब कि 331 में है कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को, मीन्स करते थे, और जो S है डेट इज़ S2, तो इससे है कि जो स्टेट असेंबली है कि ये आर्टिकल 332 को है S2, और इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है SC ST का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जो 3 है डेट इज़ G3, जैसे आपको बताया कि इनके नीचे लिख दिया आपने, तो G के साथ 3 आ रहा है, तो G3 में है कि जो आर्टिकल 333 है उसमें गवर्नर जो होते हैं उनके पास पावर है कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं 1 एंग्लो इंडियंस को, तो ये आपको पूरा ही क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की जो वेट अ मिनट, तो इसमें दिया हुआ है कि जो आर्टिकल 330 और 332 है प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लोकसभा के अंदर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेस्पेक्टिवली, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो, और कोई बार नहीं है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल जो कास्ट के कैंडिडेट हैं वो भी जनरल की जो सीट है वो भी उसके लिए भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये हम ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो ट्रिक है ये आपको दोबारा बता दी जा रही है, डेट इज़ LPSG, और इन सब के नीचे आप L के नीचे 0 लिखेंगे, P के नीचे 1 लिखेंगे, S के नीचे 2 लिखेंगे, G के नीचे 3 लिखेंगे, तो ये बन जाती है L0 या LO, P1, S2, G3। तो वो जो फर्स्ट है कि इसमें लोकसभा का जो में अंदर SC और ST का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ये आता है हमारा 330 के अंदर 0 से। नेक्स्ट है आपको पता रहेगा 331, तो P1 है तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि S2, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो SC और ST का रिप्रेजेंटेशन है उसके रिगार्डिंग जो रिजर्वेशन है तो उसके रिगार्डिंग है ये। एंड लास्ट है कि जो G3, तो गवर्नर साहब को वो ये एम्पावर करता है 333 कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं एंग्लो इंडियंस। तो ये सारे ही आर्टिकल्स आपको क्रिस्टल क्लियर माइंड में छप जाना चाहिए, आपको याद रखना है बस LPSG और नीचे 1, 2, 0, 1, 2, 3 लिख देना और बस आपका काम हो गया। और अकॉर्डिंगली जो 10 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें जो एंग्लो इंडियंस हैं मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और स्टेट असेंबली वो मेंबरशिप ले सकते हैं विद इन 6 मंथ ऑफ द नॉमिनेशन, और उसके बाद जब वो एक बार ले लेते हैं तो उन्हें जो पार्टी के व्हिप है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। और जो एंग्लो इंडियंस है वो एंजॉय करता है सेम पावर
जो एमपी को दी जाती है, लेकिन वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं आर्टिकल पे। तो यहाँ तक आपको ये पूरा ही आर्टिकल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। बिकॉज हमने ये जो रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडी हमने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट देखते हैं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। फिर इसके बाद जो थर्ड आर्टिकल देखेंगे तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो न्यूज़ में क्यों है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया है कि सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिमांड किया है सुप्रीम कोर्ट से कि वो रिव्यू करे अपने 2018 का वर्डिक्ट जनरल सिंह वर्सेस लच्छी गुप्ता केस में, कि जो रिगार्डिंग था किससे रिलेटेड, कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। और इसका हम पूरा ही बैकग्राउंड और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी आर्टिकल्स हैं और फाइनल जो भी चेंजेस आए हैं वो पढ़ेंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि जो ये जजमेंट था तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो 1992 में हम जो इंदिरा स्वानी केस में हम डिस्कस करेंगे, प्लस 2006 में जो एम नागराज और यूनियन ऑफ इंडिया के केस अभी डिस्कस करेंगे, इन दोनों में ही कुछ चेंजेस कर दिए थे। तो आपको ये समरी इतनी याद रहनी चाहिए कि दोनों में ही चेंजेस किए थे कि और सेंट्रल गवर्नमेंट डिमांड कर रही थी कि इस केसेस को जो प्रीवियस जो और भी कुछ चेंजेस होने हैं उसको 7 बेंच को दिया जाए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिक्वायरमेंट नहीं है देने की और यहीं पे चेंजेस इन्होंने कर दिए। तो अब ये देखते हैं, आपको पूरा ही क्लियर होगा। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था जो कर्नाटका ने एक्सटेंशन दिया कॉन्सिक्वेंटली सीनियोरिटी को टू गवर्नमेंट सर्वेंट, जिन्होंने प्रमोट किया कि बेसिस ऑफ रिजर्वेशन और एक कोटा ग्रांट कर दिया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रोविज़न है, जैसे हमने कहा कि आर्टिकल डिस्कस करेंगे, फिर जो इसकी बैकग्राउंड है वो हिस्ट्री बिल्कुल, ये जो सेकंड आर्टिकल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सीरीज़ का। जो आर्टिकल 15 का क्लोज 4 है वो अलाउ करता है स्टेट को कि वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन और फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। और जो आर्टिकल 16 का इसमें क्लोज 4 में बी है जो हमारा, और ये आपको बता दें ये 85th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। बिकॉज जो 16 का 4A है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। तो 15 का 4 आपको क्लियर हो गया कि स्टेट के पास स्पेशल प्रोविज़न है कि वो एडवांसमेंट के लिए फॉर द सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोविज़न बना सकती है। और जो 16 का क्लोज 4B है वो प्रोवाइड करता है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो पोस्ट है शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइब के लिए, अगर वो अनफिल्ड रह गई है किसी ईयर में तो वो उन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है नेक्स्ट ईयर में भी। और वो जो इंदिरा साहनी केस में जो 50% कैप लगाई गई थी, जो हमने फंडामेंटल राइट चैप्टर में डिस्कस किया, तो उसके अंदर ये नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। और जो आर्टिकल 35 है वो कहता है कि जो रिजर्वेशन है वो मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी रखेगा। और यही हम आगे जो उसमें जो 4 ग्राउंड डिस्कस करेंगे कि जो SC और ST को रिजर्वेशन तो देना चाहिए इन प्रमोशन, लेकिन जो ये 4 ग्राउंड है ये पहले ये फुलफिल होने चाहिए। तो उनमें से एफिशिएंसी का भी हम डिस्कस करेंगे। और इंदिरा स्वानी केस जो 1992 का था, तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो प्रमोशन में एक्सटेंड नहीं की गई, कि केवल जो एंट्री पॉइंट है कि जो पोस्ट लेते वक्त रिजर्वेशन दिया जाएगा पर प्रमोशन में नहीं। लेकिन जो 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1995 का, उसने एक नया क्लोज ऐड कर दिया था 4A इन 16, जो अनेबल करता है स्टेट को कि वो कोई भी कानून बना सकती है रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो आपको पूरा ही क्रिस्टल क्लियर पूरी कहानी चल रही है। और 1990 में जो कोर्ट ने जो जनरल कैंडिडेट्स को भी सीनियर टी के बेस पे रिजर्वेशन रिस्टोर कर दिया था, लेकिन जो 85th अमेंडमेंट है ऑफ 2001 उसने दोबारा जो कॉन्सिक्यूटिव सीनियोरिटी की जो ये मैटर है ये दोबारा SC और ST के लिए ही कर दिया था। अब नेक्स्ट जो इसका बैकग्राउंड डिटेल है वो डिस्कस करेंगे कि जो एम नागराज और यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2006 का, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है SC और ST को टू इंक्लूड प्रमोशन। जैसे आपको प्रीवियस मैंने एक्सप्लेन किया कि जो आर्टिकल 335 पढ़ा है हमने कि इसमें एफिशिएंसी कीवर्ड आया है, मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी, तो हमें भी डिस्कस भी करने थे। तो वो आ गया है कि जो एम नागराज और यूनियन ऑफ इंडिया केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट है उसे अपहेल्ड करा कि जो SC और ST को रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो रिजर्वेशन तो दिया जाएगा, लेकिन उन्हें पहले ही नीचे दी गई 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली थी कि जो क्वान्टिफल एक डाटा होना चाहिए कि वो एक्चुअल में बैकवर्ड है भी नहीं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, कि इन एडुकेट उनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इस फैक्ट को। और थर्ड है कि जो
एफिशिएंसी है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में वो इफेक्ट नहीं हो रही उनके जो रिजर्वेशन देने से। तो ये प्रूव होने के बाद ही उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड हो रहा था। और जो सेंटर है वो अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट को डेट जो वर्डिट है एम नागराज केस में वो अननेसेसरी कंडीशन रख रहा है कोर्ट में, बिकॉज अगर ये कंडीशन नहीं रखी जाती तो एक बैरियर ख़त्म हो जाता है, उन्हें डायरेक्टली जो सभी SC और ST हैं उन्हें रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन जब ये कंडीशंस हो जाती हैं तो एक एज अ बैरियर एक्ट कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यही सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि ये एज अ बैरियर एक्ट कर रहा है और जो SC और ST हैं ये प्री डिफाइन ही प्री एज्यूम ही बैकवर्ड है, तो इनके लिए कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है इन जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी गुप्ता केस 2018 में, तो सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है कि अब क्या करता है कि जो ये 3 ग्राउंड है इसमें से जो ये क्वांटिफिएबल डाटा का जो ग्राउंड है इसको हटा देता है और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और प्लस ये एफिशिएंसी का ग्राउंड भी ये भी हटा दिया जाता है। लेकिन जो इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन है ये ग्राउंड अब भी मेंशन है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो जर्नैल सिंह और लक्ष्मी गुप्ता का केस है इसमें कोर्ट ने कि जो 2 ग्राउंड है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और दूसरा ये कलेक्ट करना जो भी डाटा है इसको रिमूव कर दिया। लेकिन जो एक जो ग्राउंड है कि इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन वो अभी भी है। तो ये पूरा ही आपको क्लियर है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि वो अगर कोई भी पॉसिबिलिटी है क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस करने की फॉर द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उसको एग्जामिन करें बाय सेइंग दैट इफ कि अगर कुछ सेक्शन जो SC और ST में भी कि अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं उनको मिलेगा, तो जो नीचे बैकवर्ड क्लास है उनको कुछ नहीं मिलेगा। और ये डिक्लाइन द डिमांड कि जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिमांड की थी सुप्रीम कोर्ट से कि वो इस जजमेंट को रेफ़र करे 7 बेंच को कि जो 2008 का नागराज केस था, लेकिन कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया। नाउ जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अर्ज कर रही है कोर्ट को कि वो रिकन्सिडर करे अपनी रूलिंग को और रेफ़र करे इशू को 7 बेंच केस पे। लेकिन ऐसा नहीं किया। जो 1992 जो इंदिरा साहनी केस था जैसे हमने डिस्कस कर चुके हैं, पहले 2006 जो ये नागराज केस है, तो इन दोनों का ही में ही चेंजेस कर दिए गए और आपको बता दिया गया है ये चेंजेस कि अभी ये जो आया है कि जो 2 ग्राउंड है ये हटा दिए गए, प्लस जो 1 ग्राउंड है वो अभी भी है कि डेट इज़ इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि जो क्रीमी लेयर है वो समझ लेता है कि जो कॉन्सेप्ट है इसका जो ओरिजिन है वो इंदिरा साहनी केस में हुआ था 1992 के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा था कि वो डिफाइन करे क्राइटेरिया को किस बेसिस पे। तो आप इसे याद कर सकते हैं IPS से, डेट इज़ इनकम, प्रॉपर्टी और स्टेटस के बेसिस पे। और करंटली जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो केवल OBC में लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एट प्रेजेंट जो ग्रुप B के ऑफिसर्स हैं बहुत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं आर्म फोर्सेज के और PSU के, जो विद पीपल जो अर्न कर रहे हैं मोर देन 8 लाख की इनकम पर एनम, वो इस परव्यू में आते हैं। ये हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत में भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट पॉइंट जो क्रीमी लेयर्स में आते हैं। और जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है इसका मतलब है कि जो एलिवेशन करना किसी सीनियर पोजीशन पे किस रिजल्ट में, कि सर्कमस्टेंसेस के रिजल्ट में, किसी नॉर्मल रूल के थ्रू नहीं। और इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सपोज 100 जो पोस्ट हैं वो सेंक्शन की गई हैं किसी डिपार्टमेंट में, उसमें से जो 30 हैं कि आप समझ सकते हैं कि 100 पोस्ट हैं उनमें से जो 30 हैं वो तो ऑक्यूपाइड कर दी गई हैं अनरिजर्व से, और जो 30 हैं उनमें से जो 15 पोस्ट हैं वो रिजर्व जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा ऑक्यूपाई कर ली गई है। तो अब देखें 45 फिल हो चुकी और जो 55 है अब भी अनफिल्ड मतलब वैकेंट है। और जो रिजर्वेशन क्या कहता है कि 30% जो सीट है वो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को ही मिलनी चाहिए। तो डेट्स वाई जो 100 का 30% निकाल दे तो 30 जो सीट है वो रिजर्व कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए, और 15 फिल हो चुके हैं तो अभी भी 15 लेफ्ट है। तो अगर ये केस बनता है तो यहाँ पे यही लिखा है इफ़ सो अ रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय, अगर वो जूनियर भी है जनरल कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ से, लेकिन अगर वैकेंसी है कि रिजर्व जो कैटेगरी का जो पर्सन है उसके लिए अगर वैकेंसी है, जैसे आप देखा कि सीट अभी खाली है, तो वो सीनियर जो पोजीशन है उस पर जा सकता है। सो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय विल बी कंसिडर सीनियर और प्रमोट कर दिया जाएगा जनरल कैटेगरी के एम्प्लॉय से भी। और इसको एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, आपको पूरा ये क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। वेट अ मिनट, किसमें जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब है कि सीनियर पोस्ट पे एलिवेट कर लेना कि किसके रिजल्ट में, सर्कमस्टेंसेस के रिजल्ट में, कोई नॉर्मल रूल के थ्रू नहीं। और उसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर 100 पोस्ट सेंक्शन की गई किसी डिपार्टमेंट में, उसमें से जो 30 हैं वो अनरिजर्व कैंडिडेट द्वारा ऑक्यूपाई की गई हैं और जो 15 है उसमें रिजर्व बैठे हैं, तो स्टिल जो
55 सीट हैं वो फिल्ड नहीं हुई हैं, 45 फिल्ड हो चुके हैं, 30+50। और जो रूल कहता है रिजर्वेशन का वो कहता है कि जो 30% है वो मिलनी चाहिए, तो 100 का तो उसका हो जाता है 30%। तो 30 जो पोस्ट हैं वो रिजर्व कैटेगरी के लिए बनी हुई है। तो ये रूल क्या कहता है कि अगर रिजर्व कैटेगरी का एम्प्लॉय जनरल कैटेगरी के एम्प्लॉय से जूनियर भी है और लेकिन वैकेंसी है रिजर्व कैटेगरी में, तो उसे प्रमोट कर दिया जाएगा उस जो जनरल कैटेगरी के एम्प्लॉय से भी ऊपर, और जो रिजर्व कैटेगरी का एम्प्लॉय है उसे कंसिडर किया जाएगा सीनियर और प्रमोट कर दिया जाएगा अबव द जनरल कैटेगरी एम्प्लॉई। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। और नेक्स्ट ये आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए, जो पूरा ही हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट देखते हैं हमें कौन सा आर्टिकल देखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कि रिजर्वेशन प्रमोशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो नेक्स्ट ये है, तो ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उन्होंने अपहेल्ड किया कि 3% का जो रिजर्वेशन है उन पर्सन को दिया जाएगा जिन्हें डिसेबिलिटीज़ है, बोथ इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और इन प्रमोशन। ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी और प्रमोशन के अंदर भी, दोनों में ही। तो न्यूज़ में क्या है ज़्यादा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो इंदिरा साहनी केस था जिसने कैप लगा दी थी कि 50% टोटल होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, और प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ये कि केवल ये जो रिजर्वेशन भी था ये भी केवल वहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस के लिए था, PWD के लिए नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट इसमें क्या क्या है कि इट हेल्ड दैट जो सीलिंग है 50% रिजर्वेशन की वो अप्लाई होती थी केवल इन केस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 16 का क्लोज 4। वेयर जो ये प्रोविज़न आया इसमें जो रिजर्वेशन है इन फेवर ऑफ जो पर्सन है विद डिसेबिलिटी वो हॉरिजॉन्टल है, विच इज़ अंडर आर्टिकल 16 के क्लोज 1। तो हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो ये टर्म्स जो हम डिस्कस करते हैं जनरली हम GST की जो काउंसिल हम वहाँ पे फाइनेंसेस डिस्कस करते हैं कि वर्टिकल इसकी सेंटर से जो स्टेट में पेमेंट आया और उसकी जो फाइनेंसिस रहे, और जो हॉरिजॉन्टल की जो स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो वही टर्म्स यहाँ पे हमें समझनी है। जो वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब है कि जो सोशल रिजर्वेशन रिजर्व कास्ट को दिया जा रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है मतलब रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन कि ऑलरेडी कोई SC है लेकिन वो कि फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसे इस चीज़ को बोला जाएगा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो ये पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए आपको। और जो 3% का ये जो रखा है ये 50% के अंदर नहीं आता, ये उससे अलग है बिल्कुल। तो नेक्स्ट मूव करते हैं टू द फोर्थ आर्टिकल। तो देखना है हमें फोर्थ कौन सा डिस्कस करना है। तो फोर्थ है हमारा रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसका हमने ट्रिक्स याद किया था 3E। तो डिस्कस करते हैं। तो ये आर्टिकल है हमारा कि न्यूज़ में किसके लिए था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है रिसेंटली टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फ्री है कि वो डिसाइड कर सकती है कि अगर वो जो 10% का रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जॉब और एडमिशन में करना है इम्प्लीमेंट या नहीं करना। तो ये रिजर्वेशन इन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है क्या, अबाउट इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, उसने ये आर्टिकल इंसर्ट किया। तो आप देखेंगे जो 103 है तो इसके मल्टीपल में याद रखेंगे आप, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 3 है तो मल्टीप्लाई बाई 2 तो 6। तो जो 15 का क्लोज 6 वो आर्टिकल 16 का क्लोज 6 वो इंसर्ट किया गया, जो अलाउ करता है रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन अमंग जनरल कैटेगरी। वेरी इंपॉर्टेंट। जो आर्टिकल 15 है हैज़ बीन अमेंडेड, उसे अमेंड किया गया कि जिससे अनेबल कर सके द गवर्नमेंट कि वो स्पेशल मेजर ले सकती है, स्पेशली केवल किसी का आगे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं की गई है, यहाँ पे केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट्स हैं कि वो प्रमोशन रिजर्वेशन कर सकते हैं फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए भी एडवांसमेंट के लिए। और जो 10% का सीट्स हैं मे बी रिजर्व फॉर सच सेक्शन केसेस में जो एडमिशन है इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, लेकिन इसमें जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा, ये अप्लाई नहीं होता टू द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नया आर्टिकल है दैट इज 16(6) वो परमिट करता है गवर्नमेंट को कि वो रिजर्व कर सकती है 10% ऑफ ऑल द गवर्नमेंट पोस्ट इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन के लिए। और जो रिजर्वेशन है ऑफ 10% फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये एड ऑन में है कि जो 10% का जो कैप लगी थी उससे एड ऑन किया गया है। और जो सेंटर है उसका कोई रोल नहीं है डिसाइड करने में इस पॉलिसी को, और स्टेट गवर्नमेंट फ्री है कि डिसाइड कर सकती है इसकी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना। तो ये आपको पूरा ही क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हमें कौन सा आर्टिकल डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट है 5th कि जॉब रिजर्वेशन प्रमोशन कोटा एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
फोर्थ आर्टिकल आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ कि जो जॉब्स रिजर्वेशन प्रमोशन कोटा नोट अ फंडामेंटल राइट। तो न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि देयर इज नो फंडामेंटल राइट जो रिजर्वेशन दे दे इन अपॉइंटमेंट और प्रमोशन अंडर आर्टिकल 16 की क्लोज 4 में और 16 के क्लोज 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आर्टिकल है वो डिस्कस कर लेते हैं कि कोर्ट ने कहा क्या है कि जो 16 का 4 क्लोज है और जो 4A है वो आर इन द नेचर ऑफ अनेबलिंग प्रोविज़न है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी उसकी इच्छा के ऊपर बात है कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करे या नहीं करे किस सर्कमस्टेंसेस में जो उसके अकॉर्डिंग हो। और जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज 16 का क्लोज 4 वो एम्पावर करता है स्टेट को टू मेक एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन किस अपॉइंटमेंट में इन अ फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस विच जो स्टेट के अपॉइंटमेंट में उन्हें लगता है कि पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुए हैं। और जो ये 4A है ये जो 77th अमेंडमेंट से आपको वहाँ पे डिस्कस किया गया था प्रीवियस वीडियो में भी इसी जो आर्टिकल्स में भी और जो फंडामेंटल राइट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो एम्पावर करता है स्टेट को कि ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसके लिए बना सकते हैं, ये SC और ST एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये जो 16 का 4 था ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए था। जो 16 का 4A है डेट्स फॉर SC एंड ST कैंडिडेट। और इट इज़ सेटल लो कि जो स्टेट है वो उसे स्टेट को कोई भी डायरेक्ट नहीं कर सकता कि इसे अप्लाई करना है या नहीं करना है। और ये फर्दर एड दैट कि स्टेट बाउंड भी नहीं है कि उसे रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन द मैटर ऑफ प्रमोशन देना ही है। तो ये यहाँ तक आपको पूरा ही क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हमें आर्टिकल कौन सा डिस्कस करना है। तो लास्ट आर्टिकल है कि टू इंक्लूड मोर ट्राइब। तो ST कैटेगरी में बिल ने कुछ नई कैटेगरीज इंट्रोड्यूस किया तो वही हमें डिस्कस करनी है। तो ये है कि न्यूज़ में किस लिए था कि कॉन्स्टिट्यूशन है शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2019 का विच सिक्स टू ग्रांट शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेटस टू सर्टेन कम्युनिटीज़ कर्नाटका की। तो कर्नाटका की जो कुछ कम्युनिटी है उस शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया। तो ये कौन कौन सी कम्युनिटी है डेट इज़ परिवारा, तलवारा, सिद्धि ट्राइब ऑफ बेलागिरी एंड धरवाड़। तो ये 4 है। तो इसकी कुछ ट्रिक अभी बनी नहीं है तो अगर कुछ बनती है तो गाइज आई विल राइट इन द डिस्क्रिप्शन तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे 4 है। तो परिवारा है, तलवारा है और धारवाड़ है, सिद्धि ट्राइब्स हैं बेलागिरी की, बेलागावी की। तो अब देखते हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग है तो ये फर्स्ट की जो आर्टिकल 366 का 25 का क्लोज है उसमें डिफाइन किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे 66 में ही जो क्लोज सेकंड था वहाँ पे एंग्लो इंडियन था हमारा। तो इसके 25 में शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन किया गया। तो ये कौन है कि जो कंसिडर किए जाते हैं एज पर आर्टिकल 342 में जो प्रोसीजर लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग। जो 342 में क्या प्रोसीजर लिखा गया है तो इस ये फ्लो किया जाता है जब भी किसी कम्युनिटी को ST डिक्लेयर किया जाता है। तो फर्स्ट जो फॉर द फर्स्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में तो वो नोटिफिकेशन किसके थ्रू किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, किससे कंसल्ट करके, स्टेट गवर्नमेंट से। तो आप देखेंगे ये डिस्क्रिशनरी पावर है नहीं प्रेसिडेंट साहब की। तो जो ऑर्डर है अगर इसको नलीफाई करना है तो ये किसके थ्रू होता है, नलीफाई नहीं कि इसे मॉडिफाई करना है अगर जरा सा भी तो ये होता है थ्रू द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो फर्स्ट टाइम जो बनता है वो प्रेसिडेंट साहब बनाते हैं किससे कंसल्ट करके, स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन अगर कुछ इसमें मॉडिफिकेशन लाना है तो ये पार्लियामेंट के थ्रू होता है। दैट्स वाई हम ये आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं कि ये पार्लियामेंट ने ही इसके अंदर चेंजेस लाए हैं कि जो 4 कम्युनिटी है उनको शेड्यूल ट्राइब दिया गया। सेकंड जो क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है फॉर द स्पेसिफिकेशन किसी कम्युनिटी को एज शेड्यूल ट्राइब तो वो कुछ इंडिकेटर्स हैं। तो इसमें दिए हुए हैं कि जो डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है कि वो शर्माते हैं कॉन्टेक्ट करने से विद द कम्युनिटी, जो लार्ज नंबर की है, बैकवर्ड है। और जो क्राइटेरिया ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है बट एक वेल एस्टेब्लिश हो चुका है। और ये जो यहाँ पे ये भी प्रोवाइड किया है कि जो लिस्टिंग है वो डिफ्रेंशिएट करती है शेड्यूल ट्राइब को स्टेट और यूटीज़ के बेसिस पे, नॉट ऑन ऑल इंडिया बेसिस। तो ये पूरा ही यहाँ तक हमें क्रिस्टल क्लियर हो चुका है गाइस। और हमें पूरे अपने जो फर्स्ट लेक्चर है इसके जो 6 आर्टिकल हैं डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं इसका सेकंड लेक्चर में। टोटल 12 लेक्चर हमारे होंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी किसी चीज़ में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड डोंट मिस टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल 10 Expert IAS। थैंक यू।